प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम इसी पार्ट का पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि रूसी क्रांति और रूस में क्या हुआ था। रूस में समाजवाद, तो रूस में समाजवाद 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टी गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। तो आपको ये चीज नोट करना है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1898 में हुई है और इसका हिंदी नाम है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया। वह अखबार निकलता था, उसने क्या किया, मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। और कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था मजदूर ही नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेगी। जो समाजवादी थे, समाजवादियों की मान्यता थी कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेगी। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी बन गया। जो बाकी देश थे उनके मुकाबले बहुत जल्दी समाजवादी बन गया। 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे और 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी मतलब समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। तो आप इसे भी नोट कीजिए। और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर और कुछ मजदूर वर्ग के थे तो कुछ पूंजीपति थे तो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी मतभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे और व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार मतलब राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता ली जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 1905 के बाद में क्या क्या उथल पुथल मची। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई और 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किए। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड में इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक और जद्दीदियों ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का भी समर्थन मिला। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे उनका भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत ही बुरा निकला। रूसी जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ा दी गई, वास्तविक वेतन
20% तक गिरा दिया गया। इसी तरह मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई और 1904 में ही गठित हुई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। तो इसमें इस श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूलिवोन आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। जो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया था, अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग ने 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे कर दिए। वेतन में वृद्धि और कार्यस्थिति में सुधार की मांग करते हुए वे लोग हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैलान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार के महल के पास पहुंचा, तो पुलिस और कौशल्स के मजदूरों पर हवा बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो आपको नोट करना है खूनी रविवार के नाम से, या खूनी रविवार नाम क्यों पड़ा? तो पादरी गैलाक्स से आपको यहाँ याद करना है, तक का नोट करना है। और 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़ताल होने लगी और सब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में विरोध करते हुए और विद्यार्थी अपने कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। जो विश्वविद्यालय थे बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। तो किस चीज की स्थापना हुई? यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना भी हुई। इस प्रकार से 1905 से ही क्रांति की शुरुआत हो गई। तो 5 में की क्रांति के दौरान जार ने एक नवनिर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन किया। मतलब परामर्श देने के लिए एक संसद का गठन किया, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? ड्यूमा। इस और ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियन अनाधिकृत रूप से काम करने लगे, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने अपने ड्यूमा पर मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरा ड्यूमा 3 महीने, तो पहला 75 दिन और दूसरा 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था, मतलब किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं चाहता था। उसने मतदान कानून में फेरबदल करके तीसरा ड्यूमा, जिसमें रूढ़िवादी ने राजनेताओं को भर डाला और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिए। जो उदारवादी थे और क्रांतिकारी थे उसे बाहर कर दिया। इस प्रकार से हमने खूनी रविवार और जो 1905 के बाद जो क्रांति प्रारंभ हुई और जो राजा था वहां का जार, उसने के द्वारा किस प्रकार से ड्यूमा का गठन किया गया और किस प्रकार से के लोगों को रखा गया और किस प्रकार से विविध प्रकार की यहाँ पर पार्टियां बनी, इसके बारे में हमने जाना। आने वाले वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और रूसी क्रांति के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार इन वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।